थे, लेकिन मार्केट तो ठीक ठाक एक्टिव है। ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ रही हैं, थोड़ी देर में राजेश पालविया भी जुड़ेंगे। ओके, 18,230। ध्वनि, आप बताइए सबसे पहले, ये जो आज स्केयर आई थी कि ये 18,200 रेजिस्टेंस ये क्रॉस होता हुआ लगता है इस बार, ये पावरफुल है क्या? मूव जो अभी आया, रिबाउंड तो अच्छा आया। जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर्स का लेवल जो है 18,210 का, वो नीचे की तरफ पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है। तो डेफिनेटली आज का जो बाउंस था वो एक एक्सपेक्टेड बाउंस था। नीचे कोई भी एक लेवल जब 18,200 चूज कर रहे टच कर रहे थे तो यहाँ पे एक बाइंग लेवल ही बन रही थी। स्पॉट लेवल्स में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो आज के अभी लेवल्स पे जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो डेज हाई के करीब हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। इन हाइस को क्रॉस करने के बाद निफ्टी में डेफिनेटली एक अपसाइड का मोमेंटम बनता रहेगा, क्योंकि एक 30 पीरियड्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस देख रहे हैं तो सारे पॉजिटिव की तरफ बन रहे हैं। मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हमें स्लो मोमेंटम देखने को मिला है, बट ओवरऑल जो यहाँ पे ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। 18,380 तक के यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स है जो इजीली यहाँ पे अचीवेबल लगते हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी की तरफ से हमें यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी के पुश से हमें निफ्टी में भी एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक बाउंस जो है वो सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। राइट, तो क्लियरली यहाँ पर 18,200 के रेजिस्टेंस को तो पार कर गया है निफ्टी, और 43,400 के पार बैंक निफ्टी में कन्विक्शन ज्यादा निफ्टी के मुकाबले बनता हुआ। राजेश पालविया भी हमारे साथ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए कैसे देख रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट्स को आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में आज 18,200 को हम जरूर यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं, और अगर हम देखें तो वहीं पे ऑप्शन का डेटा भी देखें तो वहाँ पे पुट राइटर्स 18,200 18,100 की स्ट्राइक पे आज के सेशन में एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे अभी भी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड नहीं करी। वो एक इम्पॉर्टेंट डेटा सेटअप है जिसको हमें यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करना होगा। जहाँ हमें अनवाइंडिंग आते हुए दिखेगा तो ये एक जो रेंज अभी बना हुआ है मार्केट का वो हायर साइड की तरफ मूव होते हुए दिखेगा, और फर्दर फिर यहाँ से 18,350 की तरफ भी निफ्टी में अपसाइड के मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। तो आज ये जरूर डेटा में बनते हुए दिख रहा है कि यहाँ पे 18,100 18,200 पे ही अब यहाँ पे पुट राइटर एग्रेसिव हो रहे हैं। तो ये एक बेस की तरफ अच्छा हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है ये वीकली एक्सपायरी के लिए। तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए, छोटी मोटी डिप्स में बाय करें, और यहाँ पे हमें लग रहा है 18,350 तक के मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन काफी इनकरेजिंग है। आज के सेशन में हम 43,500 के ऑलमोस्ट आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और हमें लगता है 43,500 के लेवल को अगर हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगी, और बैंक निफ्टी भी फर्दर एक्सटेंड करेगा अप मूव को। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पे पहला स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है HDFC लिमिटेड का। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली है HDFC लिमिटेड में, और जिस तरीके से स्टॉक में अब जो मोमेंटम बन रहा है वो 2650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। हमें लगता है यहाँ पे एक मूव बनते हुए दिख सकता है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों ही स्टॉक में देखें तो 4-5 वीक से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला एक नैरो प्राइस रेंज में। अब यहाँ पे एक्शन जिस तरीके से बनी HDFC लिमिटेड में, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड करेगा तेजी को। अपसाइड के टारगेट 2720 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 2625 का। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो भी HDFC समूह का ही है, HDFC लाइफ। हमें लगता है ये आज जिस तरीके से पूरे इंश्योरेंस स्पेस में मोमेंटम बना है उसमें HDFC लाइफ ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है। जिस तरीके से आज डेटा सेटअप बना है और अपने प्रीवियस स्विंग हाई को आज ये सरपास करते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप पे, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड होगा 620 630 तक की 630 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 585 का। और थर्ड स्टॉक है यहाँ पे मझगांव डॉक। ये स्टॉक में देखें तो एक अप ट्रेंड यहाँ पे जो हमने देखा था वापस से स्टॉक में जिस तरीके से रिवर्सल देखने को मिला था लास्ट वीक में और इस वीक में फॉलोअप बाइंग एक्शन बनी है। हमें लगता है मझगांव डॉक को यहाँ पे बाई किया जा सकता है। स्टॉक में ओवरऑल सेटअप बुलिश है। डेली सेटअप पे देखें तो एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक वापस अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रिगेन करते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम यहाँ पे फर्दर 880 की तरफ बढ़ सकता है। 815 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। ओके, तो चलिए यहाँ पर 3 कॉल्स राजेश जी की तरफ से बैंकिंग प्लेस पर फोकस है, HDFC बैंक पर नजरिया, और वहीं मझगांव डॉक के स्टॉक में और लाइफ इंश्योरेंस में HDFC लाइफ भी। खरीदारी की कॉल्स ध्वनि आपकी तरफ से भी क्या इस बाजार में खरीदारी के मौके दिखेंगे?
जी बिल्कुल, यहाँ से मेरी तरफ से 3 पिक्स है। एक सबसे पहली मेरी जो पिक है वो बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में बनती है। करंट लेवल्स पे ये जो ट्रेड कर रहा है, तो इन लेवल्स को हमने अगस्त में ब्रेकआउट होते हुए देखा था, जिसके बाद यहाँ पे इनका रीटेस्ट हुआ है रिसेंटली। उसके बाद स्टॉक करंटली हमें जो ट्रेड कर रहा है वो 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रेंज प्ले का एक ट्रेड रहेगा यहाँ पे। करंट लेवल से यहाँ पे एक बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। इसका जो टारगेट है वो एक्सटेंड होता है यहाँ पे 1665 और उसके बाद 1740 तक। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे वो 1490 का रखना रहेगा। उसके अलावा दूसरी जो मेरी पिक यहाँ पे रहेगी वो पूनावाला में रहेगी। पूनावाला में हमने देखना है कि काफी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी स्पाइक मूवमेंट इसके अंदर वी शेप फॉर्मेशन बनी थी, जिसके बाद करंटली स्टॉक जो है वो वापस अपना मोमेंटम अपसाइड पे कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से पूनावाला में भी एक बाय की रिकमेंडेशन बनती है। 305 से 306 के लेवल्स पे इसको बाय करना चाहिए और टारगेट इसका जो है वो 335 से लेकर 340 तक एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो 294 का मेंटेन करना रहेगा, जिसके बाद स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखी जा सकती है। बट जब तक 294 का लेवल नीचे की तरफ ब्रीच नहीं कर रहा है तो ये एक अपसाइड का मोमेंटम बनाया रहेगा। तीसरा जो यहाँ पे मेरा पिक है वो फार्मा से है। फार्मा में भी हमने देखा है कि एक अपसाइड का मोमेंटम आज बना हुआ था, उसी को एक्सटेंड करते हुए मुझे ग्लेनमार्क का जो स्टॉक है वो काफी अच्छा लग रहा है। डेलीज पे अगर हम देख रहे हैं तो एक एवरेजेस का क्रॉसओवर और मोमेंटम का भी एक पॉजिटिव साइड का क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। करंट लेवल से ग्लेनमार्क को एक शॉर्ट टर्म बाय पिक की तरह ट्रीट करा जा सकता है। ऊपर की तरफ का जो टारगेट रहेगा वो 455 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 428 का मेंटेन। ग्लेनमार्क बोला या ग्लैंड फार्मा बोला? ग्लेनमार्क बोला, ओके ठीक है। तो ग्लेनमार्क में आपकी खरीदारी की राय रहेगी और इसके अलावा पूनावाला फिनकॉर्प पर भी आप बाइंग की बात कर रही हैं, ठीक है। आज वैसे भी कोविड रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, चाहे डायग्नोस्टिक हो, हॉस्पिटल काउंटर्स हो और जिन भी फार्मा में कोविड का एक प्रोपोर्शन है, उनमें भी आज एक मूव तो है। तो उसका रीजन है थोड़ा सा कोविड को लेकर, जिस तरह से चाइना और चाइनीज स्टॉक्स भी गिरे, मेटल स्टॉक्स भी गिरे, वहां पर थोड़ा सा एक कंसर्न तो दिख रहा है। और फार्मा स्पेस आज 0.5% तेजी के साथ चल रहा है। उसके अलावा इंश्योरेंस स्पेस क्लियरली हम देख रहे हैं और साथ ही पीएफसी और आरईसी जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मूव है। लेकिन पीएफसी और आरईसी में अगर मौका किसी ने मिस कर दिया, और राजेश क्या अभी भी इन लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल प्रियंका जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है। पीएफसी आरईसी दोनों स्टॉक हमें प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे, हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखे। काफी बड़े टाइम के बाद अब ये स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो पीएफसी में जो ब्रेकआउट हुए 152 के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट है और अब इसके ऊपर अगर ये बना रहा स्टॉक तो हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट तो इसका यहाँ पे 165 से लेके 170 तक आते हुए दिख सकता है। तो पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस को अब हायर साइड पे ट्रेल कर ले 149 के आसपास। वहीं बात करें अगर आरईसी की, तो आरईसी में भी जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने, ऑलमोस्ट ये अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है। 126, 127 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही वहां पे ब्रेकआउट बनेंगे तो ये स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट रेंज खुलती है वो हायर साइड की, वो करीब 145, 150 की तरफ ये स्टॉक को लेके जा सकती। तो यहाँ पे भी जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी होल्ड रखने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस को 118 के आसपास ट्रेल कर ले। कुछ मिड कैप इंटरेस्टिंग स्टॉक्स में आज काफी अच्छे मूव दिख रहे हैं बड़े दिनों बाद। आप ये दंत कांति टूथब्रश यूज करती हैं क्या ध्वनि? पतंजलि को देखिए, कैसे रिलेट करते हैं, कई बार इट सरप्राइजेस मी क्योंकि ध्वनि जी की मुस्कुराहट जो है इतनी जबरदस्त है, तो मुझे लगा कौन सा टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करती है, वहां से शुरुआत की जाए। आज पतंजलि में 3.5% का मूव दिख रहा है। जी बिल्कुल, पतंजलि मिसवाक जो है तो उसका जो स्वाद है उसकी वजह से पतंजलि डेफिनेटली यहाँ पे यूज करा जाता है। तो जहां तक स्टॉक की बात कर रहे हैं तो पतंजलि फूड्स की हम यहाँ पे बात करें, करेक्ट? बिल्कुल। अब देखिए सारा कारोबार एक ही धंधे में आ गया, चाहे वो च्यवनप्राश हो जिसको खा के राजेश जी रोज सुबह ऑफिस आ जाते हैं टाइम पे और हम सबको एक से एक कॉल देते हैं, या फिर दंत कांति टूथब्रश। जी बिल्कुल। तो क्या टारगेट लग रहा है? 1200-1300 रुपए क्रॉस कर रहा है, एक बार शायद 1500 का टॉप बनाया था, क्या ये वापस वहां की तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम पतंजलि फूड्स की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर इसका काफी एक अट्रैक्टिव अपसाइड का मोमेंटम बनाया हुआ है। ओवरऑल जो इसने एक जोन बनाई थी जिसमें इसका बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था 1225 के पास, जो
हमें देखने को मिली थी काफी टाइम पहले, यहाँ पे दिसंबर के स्टार्ट में जोन को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। करंटली जो लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है, तो वहां से डेफिनेटली एक अपसाइड का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम डेली चार्ट स्ट्रक्चर की इसमें बात कर रहे हैं, तो इसका एक हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, जिसके बाद ये मोमेंटम बना है। तो एक शॉर्ट टर्म की यहाँ पे ट्रेड रहेगी, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे 1280 से 1290 का जो लेवल है वो एक बार एक क्रूशियल लेवल रहेगा। एक बार इन लेवल्स को क्रॉस करता है तो इसके अंदर हम फर्दर एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट करेंटली इन लेवल से हम जिनके पास होल्डिंग है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप 1290 के पास इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। फ्रेश पोजीशन अगर इनिशिएट करनी हो तो आप 1290 क्रॉस करने का वेट करिए, उसके बाद एक फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करी जा सकती है, जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा, क्योंकि वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1460 तक के टारगेट्स इसके अंदर अचीव होंगे। जरूरी है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे कुलीग अंकुर मिश्रा ने बाबा रामदेव को एक जियो कन्वेंशन सेंटर में किसी बहुत बड़े प्रोग्राम में मुश्किल से बहुत भीड़ भाड़ में घिरते हुए 5000 लोगों के बीच में भाई साहब ने पकड़ लिया और उनसे पूछा कि सेकंड क्वार्टर में क्या हो गया था, मार्जिन आपके भयंकर। तो उन्होंने जाते जाते बता दिया कि टेम्परेरी था, Q3 तक आते आते सब पर कृपा बनी रहेगी, शेयर होल्डर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हिंट कर दिया उन्होंने कि शायद वर्स्ट मार्जिन प्रेशर का वो सब जो है सेकंड क्वार्टर में हो गया। निकल गया है। मैं कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं दोनों चीजों का सामने रख रहा हूँ कि Q3 का रिजल्ट आने वाला है, 15-20 दिन है अभी। हाँ। नजर रखिए इस काउंटर पे, चार्ट्स में क्या हो रहा है ध्वनि ने आपको बता दिया। ये जो है मुनाफे की ध्वनि है, कान में इनको सुनाई दे रही है शायद, इसीलिए मूवमेंट तो पॉजिटिव नजर आ रही है, उस डायरेक्शन में तो जा रहा है। चलिए, तो नतीजे कहाँ तक, नतीजों के साथ साथ स्टॉक कहाँ मूव होता है इस पर नजर रहेगी। पतंजलि अब तो डिस्कस किया हमने, इसके अलावा बैंक्स, फाइनेंशियल्स जहाँ चल रहे हैं, एक और स्पेस है जहाँ लगातार एक्शन नजर आ रहा है, वो है इंफ्रा स्टॉक्स। एनसीसी, IRB इंफ्रा, KNR कंस्ट्रक्शन, NBCC, ये तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन नजर आ रहा है। PSP प्रोजेक्ट्स के स्टॉक को देख लीजिए, ऑर्डर विन्स हैं जो कि काफी पॉजिटिव नजर आते हैं। और राजेश जी, अनुमान तो ये भी है कि बजट से ठीक पहले ये कुछ तमाम स्पेसेस हैं जो कि चलते भी हैं, क्योंकि बजट से कई सारे अनुमान या कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती है इन स्पेसेस की। इंफ्रा सेक्टर में इन तमाम स्टॉक्स में से क्या कुछ पिक करना चाहेंगे? इनफैक्ट HCC का स्टॉक भी कल अच्छा खासा चल रहा था। बिल्कुल, सारे स्टॉक्स पे एक अच्छा इंफ्रा स्पेस में एक अच्छा बाइंग का ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिला, और पिछले वीक में काफी अच्छा मोमेंटम था सारे स्टॉक्स में, और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हैं वो ट्रेड भी। हमें लगता है कि पूरी इंफ्रा स्पेस में अगर हम जाएं और ये सारे स्टॉक्स जो आपने अभी जिक्र किया उसमें अगर हम देखें, तो हमें IRB का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने हुए और स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है IRB में एक मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है, और जो स्टॉक को फिर 345, 350 की तरफ लेके जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे करीब 302 रुपए के आसपास। और वहीं देखें तो इसमें HCC भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, हालांकि स्टॉक लो टिकट प्राइस है, लेकिन फिर भी देखें तो जिस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेशन बने वीकली चार्ट पे, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखा, और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, जो वॉल्यूम एक्शन लास्ट वीक में दिखी थी और करंट वीक में भी, आज के सेशन में भी देखें तो एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है HCC भी एक अच्छा मूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। अपसाइड में हमें लगता है कि जिस तरीके की ब्रेकआउट हुआ है, अब ये स्टॉक अगर अब 20 रुपए के ऊपर सस्टेन रहा, तो नेक्स्ट टारगेट इसके 25 रुपए से 26 रुपए तक भी आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये तो आप सारे इंफ्रा स्टॉक्स पर एक व्यू दे रहे हैं, जो लगातार हम देख रहे हैं कि उसमें बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। HCC पर इन पर्टिकुलर आपका एक व्यू, और इंफ्रा स्टॉक्स को हम हाईलाइट पहले भी कर चुके हैं कि वहां पर एक अच्छा खासा मूव है, इन स्टॉक्स को आप बिल्कुल मिस मत करें। लेकिन इस बीच एक खास मैनेजमेंट हमसे जुड़ चुकी है, हमारे साथ KEI इंडस्ट्रीज के CMD मिस्टर अनिल गुप्ता बने हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से Q3 के लिए उनको आउटलुक दिख रहा है, और साथ ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट सॉफ्टनिंग से अब उनके मार्जिन कितने ईज आउट हुए, मार्जिन पर कितना प्रेशर डलना बंद हुआ है, इन सभी पर बात करने के लिए मिस्टर गुप्ता हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर गुप्ता। क्योंकि एक व्यू हम ये भी समझना चाह रहे थे, केबल एंड वायर, जो एक चैनल चेक किया हमने, उससे ये सजेस्ट हो रहा है कि जितने भी केबल एंड वायर के रेवेन्यूज है Q3 क्वार्टर में मेनली वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट तो एक्सपैंड हुई है, वॉल्यूम्स एक्सपैंड हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सिमिलरली आपको अपनी कंपनी के लिए भी दिख रहा है? क्या व्यू बनेगा आपका? धन्यवाद मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। ये आपका व्यू बिल्कुल ठीक है। मैंने आज सुबह भी ET नाउ के चैनल पर ये बताया था कि
डिमांड ट्रैक्शन बहुत अच्छा है इस टाइम, और जिसकी वजह से जो आपका अनुमान है कि वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, वो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा खासा आने की उम्मीद है। और ये जो डिमांड की जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन मुझे लगता है कि अगले साल भी और अगले 1-2 साल काफी अच्छी बनी रहेगी, बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें वायर एंड केबल एक प्रोमिनेंट आइटम होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो रेलवेज हो, मेट्रोज हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हो, या पावर सेक्टर हो जिसमें सोलर इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी खासी डिमांड है। रिटेल साइड पे अगर मैं देखूं तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इस टाइम है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो वॉल्यूम ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ तो आ रहा है और आएगा। एब्सोल्युटली। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। सही कहा आपने। ऑर्डर बुक की स्थिति अगर देखें तो लगातार हम देख रहे हैं, घरेलू केबल हो चाहे ईपीसी हो, मजबूती यहाँ पर जरूर नजर आई। लेकिन एक सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि नए साल में पहली दफा हम मिल रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2023 आपके कारोबार के लिए 2022 से किस तरह अलग है, और क्या सारे प्लान्स, गोल्स, स्ट्रैटेजीज आप बनाकर चलेंगे इस साल? देखिए, आप FY 2022 उसमें पूरे साल इनपुट्स, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते रहे, और उस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनपुट कॉस्ट को मैनेज करना। जो वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम्स भी हालांकि 20-21 से बड़े थे, बिकॉज 21-22 के अंदर जो कोविड का असर है वो कम होना शुरू हो गया था और इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह से खुल गई थी। बट जो 22-23 है उसके अंदर ये एक्टिविटी और इम्प्रूव हुई, और इंफ्रा पाइपलाइन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और तेजी से ग्रो हुई। तो ऐसा नहीं है कि दोनों सालों में कोई बहुत ज्यादा फर्क रहा। ईयर आफ्टर ईयर जो ग्रोथ है वॉल्यूम की वो बढ़ती गई, बट 22-23 के अंदर जो इनपुट कॉस्ट के अंदर सॉफ्टनिंग हुई, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो है वॉल्यूम ने ही हमें हेल्प किया है, और हमें नहीं, सभी वायर एंड केबल कंपनीज को वॉल्यूम्स ने हेल्प किया है, और मैं समझता हूं कि उसकी वजह से इस इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ आएगी। गुप्ता जी, जाने से पहले ये बता जाएं, अगले 4 से 5 क्वार्टर्स का आउटलुक आपको कैसा लग रहा है इस समय, सारे फैक्टर्स को देखते हुए? मुझे लगता है कि हमारी कंपनी में या हमारी इंडस्ट्री में 15% की एवरेज टॉप लाइन ग्रोथ आनी चाहिए, और इस साल में तो मैं समझता हूं कि जो हमने 17-18% का गाइडेंस दिया है वो हम मीट करने की उम्मीद करते हैं, और अगले साल भी इसी लेवल की ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। अनिल गुप्ता, केईया इंडस्ट्रीज के अपने कंपनी का हाल बता रहे हैं। ये देखिए, आपके पास केवल कंपनीज, इनफैक्ट हैवेल्स, पॉलीकैब, केईया, सभी कंपनी में बाजार की बड़ी रुचि है इस समय। आगे चलते हैं, हमारे साथ ध्वनि और राजेश तो हैं ही। कुछ और मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बात करें तो केमिकल स्टॉक्स में काफी ट्रैक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। राजेश, हाइकल के स्टॉक को जरा हमारे लिए एक बार चार्ट पे दिखाएं। आज का जो वॉल्यूम के साथ इसका जो अपमूव आया 4-5% का, काफी दिनों बाद देख रहे हैं, 6 महीने के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गया है। 420 रुपए का भाव है। भाव थोड़ा मजाकिया है, लेकिन कंपनी बहुत जोरदार है। आप ये बताइए, इस समय क्या बता रहा है भाव और चार्ट्स? तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पे लास्ट वीक में एक अच्छी अप ट्रेंड बना था। ये वीक में भी यहाँ पे फॉलो अप बाइंग एक्शन है। स्टॉक में अगर देखें तो ओवरऑल स्टॉक में 5 से 6 मंथ का एक रेंज का ब्रेकआउट भी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो मंथली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा एक करेक्शन के बाद, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से नियर टर्म सेटअप बने हैं, ये स्टॉक अब यहाँ पे अगर 405 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो यहाँ पे आना चाहिए करीब 480 से 490 तक की अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आते दिख सकती है। तो हाइकल बाय किया जा सकता है। अगर छोटा मोटा यहाँ पे वॉलेटिलिटी के चलते छोटा मोटा डिप मिलता है तो ऐड करें। 405 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह।
ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो हिकल पर आपकी बाय रिकमेंडेशन, और डिस्पाइट अच्छी मूव के बाद भी आप 490 तक के लेवल्स देखते हैं। ये स्टॉक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब चलना शुरू हुआ है। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स हमारे लिए संजीव वसीम भी लेकर आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून संजीव जी। 18,500 का इंतजार भी कर रहे हैं और डिसाइसिवली अभी तक तो 18,200 को होल्ड भी किया हुआ है बाजार ने। ऐसे में कौन से और स्पेसेस है जो आप यहाँ से ऐड करेंगे? आज आपकी 2 नई पिक्स हमें याद है, हीरो मोटोकॉर्प भी आपने ऐड की, और अब कोई फ्रेश पिक्स ऐड कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आज देखिए मार्केट विल सरप्राइज यू बिकॉज ऑफ द डाउ इज हेडेड टू न्यू हाई, इज गोइंग टू बी द स्टार ऑफ दिस मंथ। तो मैंने आपको कल भी दिलाया था SBI लाइफ, श्री सीमेंट, आज दोपहर को मैंने आप नहीं थे, वेदांता कहा था, कल मैंने कोरोमंडल और GNFC कहा था, वो भी आउट परफॉर्मर है। और आपका स्टार रहा है साउथ इंडिया बैंक, 8.5 वाला आज 21 रुपए बिक गया। 3 महीने में शेयर दुगना से ज्यादा हो गया। अब आपके लिए दो पिक्स हैं बहुत बढ़िया वाले में जो मेरे को लगते हैं आउट परफॉर्म करेंगे, एंड आई वांट टू स्टे विद लार्ज कैप्स। Wipro, because I think Nasdaq is going to be one of the stars for January, and that means IT numbers will be, Wipro will come out with the best IT numbers in the large caps because they've guided on the upside and their margins will be strong. 395 में लीजिए, 384 का stop loss, 425 का target. Second pick would be Bajaj Finance. The management itself is starting to buy, and I think Bajaj Finance now fits the bill perfectly. जिसे कहते हैं ना सबसे बढ़िया NBFC, और जहां जनवरी से ग्रोथ ही ग्रोथ है। नंबर्स बहुत अच्छे होंगे। 6525-30 में लीजिए, 6625-30 में लीजिए, 6500 का स्टॉप लॉस, 6850 मुझे दिखता है बजाज फाइनेंस में। बिल्कुल संजीव जी, बजाज फाइनेंस में तो तेजी है ही, लेकिन इंश्योरेंस पर भी आप अपनी राय देते जाइए, क्योंकि आज तो इंश्योरेंस शेयर्स भी अच्छा चल रहे हैं। इनफैक्ट इंफ्रा, जिस पर आपका भरोसा काफी रहता है, उन स्टॉक्स में तो तेजी छाई हुई है। बिल्कुल मानसी जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर संजीव जी, हैप्पी न्यू ईयर। ये मेटल्स और इंश्योरेंस आपको कई समय से कह रहा था चलेंगे देख लीजिए। अब आप तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू और बजाज फिनसर्व, ये चारों में बास्केट बनाकर लीजिए। नॉट विथस्टैंडिंग के आज ये एक आउट परफॉर्मर है, लेकिन ये बहुत बढ़िया आगे भी जाके चलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए और अपने स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया, अपने ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर रोडन इंफ्रा पर फोकस है, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स हैं, विप्रो जैसे स्टॉक्स जो कि संजीव जी के पॉजिटिव रेडार पर आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस में यहाँ से और ज्यादा तेजी नजर आएगी। लेकिन जहाँ हम अभी हाइकल की बात कर रहे थे, फार्मा हेल्थ केयर में अच्छा खासा एक्शन है, और आज ही के आज अगर हम देखें कुछ तमाम स्टॉक्स जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब देख लीजिए, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर देखें, वोकहार्ट फार्मा, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक फोकस में तो है ही। ध्वनि, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, वोकहार्ट फार्मा जैसे स्टॉक्स जहां आज मजबूती दिखा रहे हैं, क्या आपको एक वन ऑफ तेजी या कुछ समय के लिए एक अप मूव नजर आ रहे हैं, या फिर यहाँ से चार्ट्स भी कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं? तो यहाँ पे हेल्थ केयर से रिलेटेड हमने फार्मा स्पेस में ऑलरेडी ग्लेनमार्क को एक पिक करा है। उसके बाद मेट्रोपोलिस की जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेट्रोपोलिस भी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया हुआ है। ओवरऑल स्टॉक नीचे की तरफ में अगर 1270 का जो लेवल यहाँ से बन रहा है वो नीचे क्रॉस नहीं कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज हमने इसके अंदर देखी है कि करीब 4% की एक अपमूव है, जिसके बाद इसके अंदर जो पहले की कुछ 7 कैंडल्स की एक रेंज फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो करंट लेवल से डेफिनेटली इसके अंदर एक बाय की रिकमेंडेशन ले सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी रहेगा कि 1420 के पास यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर किसी की होल्डिंग है तो भी मेरी सलाह रहेगी कि 1420 के पास इसके अंदर प्रॉफिट बुक करिए। फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो जहाँ पे हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव इसका देखने को मिलेगा, जो 1620 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो वो हमें 1420 का जो लेवल मैंने डिस्कस करा, उसके बाद हमें यहाँ पे एक 200 पॉइंट का और फर्दर अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। तो मेरी करंट लेवल से भी बाय की एक रिकमेंडेशन रहेगी, और आप पोजीशन को एग्रेसिव भी कर सकते हैं 1420 के क्रॉस होने के बाद। ठीक है,
सो ये तो आप मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर अपना व्यू बता रहे हैं। आज ये स्टॉक्स भी चल रहे हैं, ठीक है। एक इंश्योरेंस स्पेस चल रहा है, उसकी बात तो खैर हम कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी एक और खबर जो कि मासेस के लिए इंटरेस्ट की भी है, वो हम तक अनुराग लेकर आए। अगर आपका केवाईसी फॉर्म, अगर आपके केवाईसी प्रोसेसेस पूरे नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आइए एक बार अनुराग से पूरी खबर समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। 1 जनवरी से जो भी नई पॉलिसी जारी की जा रही है या रिन्यू की जा रही है, वहां पर केवाईसी को मैंडेटरी कर दिया गया। अभी तक ये केवल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर लागू थे नियम, लेकिन IRDA के मैंडेट के बाद अब जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी नियम लागू हो गए। यानी आप जो भी नई पॉलिसी लेने जा रहे हैं, वहां पर आपकी जो डिटेल्स है वो पहले वेरीफाई की जाएगी और उसके बाद ही केवाईसी वेरिफिकेशन के बाद ही इंश्योरेंस कंपनी नई पॉलिसी अंडरराइट किएगी। अगर आपकी जो डिटेल्स है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास वेरीफाइड नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो डिटेल्स लेकर उसका वेरिफिकेशन करेगा। और जो 4 कंपनियों के पास इसका वेरिफिकेशन का मैंडेट है, वो 4 कंपनियां हैं, कार्वी, कैम्स, CDSL और NSDL। इनके बाद वेरिफिकेशन के बाद ही नई पॉलिसी जारी हो पाएगी। जो वर्किंग पहला साल का वर्किंग डे था, जहां पर कई सारी कंपनियां नई पॉलिसी जारी नहीं कर पाई। जो मार्केट लीडर है नॉन लाइफ के अंदर, न्यू इंडिया एश्योरेंस तक ने भी अपने कई सारे चुनिंदा जो एरियाज है वहां पर पहले वर्किंग डे में एक भी पॉलिसी जारी नहीं हुई। और हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, क्योंकि एक काफी बड़ा टास्क है। हर जो कस्टमर है उसकी डिटेल को सेंट्रल केवाईसी के जरिए वेरीफाई करना, और उसके बाद ही जो एक OTP आएगा और वहां पर उस नए OTP के बाद ही पॉलिसी जारी हो सकती है। तो ये बदलाव है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। और हर साल जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 50 करोड़ नई पॉलिसी जारी होती है। तो जो 4 कंपनियां हैं IRDA के द्वारा मैंडेटेड है, जिसमें कार्वी, कैम्स, CDSL और NSDL, उनके लिए भी काफी बड़ा कारोबार है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ही केवाईसी वेरिफिकेशन की जो लागत है, केवाईसी वेरिफिकेशन का जो खर्चा है, वो वहन किया जाएगा। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, जिनकी मोटर या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उनके द्वारा अपने इंश्योरेंस कंपनी को डिटेल्स केवाईसी सबमिट नहीं की गई है, तो उनके द्वारा भी ये प्रोसेस जल्द से जल्द कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आखिरी मोमेंट पे आप जब पॉलिसी रिन्यू करने जाएंगे और वहां पर अगर केवाईसी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तो कंपनी आपको नई पॉलिसी जारी करने में या नई पॉलिसी इशू करने में मना कर सकती है। ऐसी फॉर्म्स तो प्रोसेसेस तो आपको पूरे रखने होंगे, नहीं तो ये फायदा नहीं मिलेगा, रिन्यू नहीं होगी आपकी पॉलिसी। बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग का इस खबर को बताने के लिए। लेकिन इस स्पेस को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस काफी आज इंटरेस्टिंग भी है, और आपको याद होगा जनवरी के फर्स्ट वीक से ही लगातार इससे हम निकुंज की नजर में, निकुंज कई बार बता चुके हैं कि इंश्योरेंस स्पेस पर आप नजर जरूर रखें। लेकिन HDFC लाइफ हो, SBI लाइफ हो, LIC हो फॉर दैट मैटर, ये स्टॉक्स यहाँ से अभी भी क्या अट्रैक्टिव है, क्योंकि बहुत ज्यादा मूव भी नहीं आई है, कैप्चर किया जा सकता है इस मूव को भी। यहाँ पे राजेश बताएं, लाइफ इंश्योरेंस काउंटर में क्या करेंगे? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए शो की शुरुआत में HDFC लाइफ तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिकमेंड किया, और हमें लगता है कि जिस तरीके से बाकी स्टॉक्स में भी मोमेंटम बना है, SBI लाइफ भी यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्राइस एक्शन ये दर्शाता है कि स्टॉक में जैसे ही 1300 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक का अप मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 1340, 1360 की तरफ। तो SBI लाइफ भी यहाँ पे हमें लगता है कि बाय किया जा सकता है, या जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखें। स्टॉप लॉस अब यहाँ पे हमें लगता है 1240 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, और इस स्टॉक में नेक्स्ट मूव 1330, 1340 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ICICI प्रू में जरूर अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से बाइंग एक्शन बना है, स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि आज के प्राइस एक्शन के बाद अब स्टॉक अगर 475 के लेवल को सरपास करता है, तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है तेजी, 515, 520 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। तो ICICI प्रू में जिन्होंने लोअर साइड पे पोजीशन बनाई है, होल्ड रख सकते हैं। 458 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। 475 के बाद हमें लगता है इसमें 515, 520 तक की जगह बनते हुए दिखेगी। ये इंश्योरेंस स्टॉक्स के ऊपर बात करते हुए नजर आए। कुछ और मिड कैप स्टॉक्स के बारे में देखें जहां मूव्स बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। वेरेंडा लर्निंग देखिए, रिसेंट IPO है, उन्होंने अभी एक अपना ट्रांजैक्शन टाइम को एक्वायर करने का डिले कर दिया या कैंसिल कर दिया था। इसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ, आज 7-8% ऊपर वापस आता हुआ नजर आ रहा है। JK शाह को शायद वो खरीदने वाले हैं। वेरेंडा लर्निंग वो स्टॉक लेके आई है। ध्वनि, आप जरा चेक करेंगे चार्ट्स पे, क्या वॉल्यूम के साथ काम हुआ है? ये काफी दिन के करेक्टिव मूव के बाद वापस आ रहा है। वेरेंडा डायरेक्टर साहब, VER वेरेंडा।
जी हाँ, ये स्टॉक है। धनी? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम वरांडे की बात कर रहे हैं, डेलीज पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे काफी कुछ एक चार्ट स्ट्रक्चर ज्यादा कुछ बता नहीं रहा है, इसीलिए हम इसको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म का अपसाइड का मोमेंटम डेफिनेटली बना हुआ है, बट जिस हिसाब से स्टॉक की एक आज की वोलेटिलिटी देखने को मिली है, जिसके अंदर वॉल्यूम्स का डेफिनेटली एक पार्टिसिपेशन था, एक अपमूव के बाद एक करेक्टिव डाउनमूव भी यहाँ पे विटनेस करने को मिला है, तो इसका फर्दर मोमेंटम जो है वो एक्सटेंड होता हुआ दिखता है क्या 275 का लेवल इसको एक बार सरपास करने दीजिए, क्योंकि वहां से स्टॉक ने आज के दिन में एक वापस से करेक्शन दी है। एक बार वो लेवल क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे इसके अंदर एक बहुत ही पोजिशनरी बेट ले सकते हैं, जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक ने जो प्रीवियस हाई बनाए थे यहाँ पे 370 के पास के वो तक अचीव हो सकते हैं, बट इसके लिए एक थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक वॉलेटाइल डाउन मूव मिली है उसके अंदर वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा लग रहा है अपसाइड से, तो 275 के लेवल्स के ऊपर इसके अंदर मेरी एक बाई की रिकमेंडेशन है। तो चलिए, वेरांडा लर्निंग 275 के पहले टारगेट जहां से और इन स्तरों से भी तेजी पिछले 6 महीने में स्टॉक में मूवमेंट है और यहां से बढ़त भी दिखेगी। अभी थोड़ी देर पहले हम लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे थे और एक और स्टॉक जिसका जिक्र अजय हम करते हैं, हमारे मुनाफे का फंडा सेगमेंट का भी हिस्सा बना, वो है MFSL। इस स्टॉक में बढ़िया एक्शन दिख रहा है, करीब 4% की तेजी। इसमें एक्चुअली लास्ट वीक 660 का लो बना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहां पिछले हफ्ते नहीं चला ये स्टॉक। ये 50-60 लाख शेयर्स के ब्लॉक्स काफी हुए, बड़े ब्लॉक्स। और सुनने में ये आया कि अच्छे हाथों में गया ये स्टॉक। मैक्स फाइनेंशियल्स का स्टॉक लेके आइए, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ये देखिए 710 का हाई मारा है आज। राजेश जी, क्या इसे एक हिडन जेम के तौर पर मानना चाहिए, क्योंकि मजबूती हम देख रहे हैं, स्टॉक्स का जिक्र वैसे फंडामेंटली भी होता है? तो मानसी देखिए, करेक्टिव मूव था स्टॉक में। वीकली सेटअप पे देखें तो स्टॉक में एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और वहां से ये ब्रेकआउट बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है वीकली चार्ट पे तो यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन बने, स्टॉक में जो रिकवरी बनी है वो अब यहाँ पे स्टॉक को 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लाने में कामयाब रही है। तो हमें लगता है कि अब यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से 695 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर बना रहा तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो इमीडिएट बेसिस पे आ सकता है तो 750 तक आते हुए दिख सकता है। तो पोजीशन होल्ड करने की सलाह, स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले 695 के आसपास। सो ये तो मैक्स फाइनेंशियल पर बात है। अभी थोड़ी देर पहले हम KEI इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। एक बार एक और पाइप काउंटर को लेकर आते हैं, एस्ट्रल का। हालांकि ये बाजार को इस पूरा स्पेस काफी पसंद है, लेकिन अभी थोड़े दिन के ब्रीदर के बाद आप फिर से इन स्टॉक्स में आज मूवमेंट देख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन दिख रही है और होम फर्निशिंग, कंस्ट्रक्शन, ये डिमांड लगातार इंटैक्ट है, ये ट्रेंड। और एस्ट्रल हो, KEI इंडस्ट्रीज हो, सब में एक अच्छी मूव तो आज आपको दिख रही है। क्या एस्ट्रल, पॉलीकैब, ये पूरे स्पेस में कुछ और भी आपकी पिक्स होंगी? आप कहीं और बाइंग मोमेंटम आप देख रहे हैं, एंट्री पॉइंट जहां ले सकते हो ध्वनि? जी, एस्ट्रल का यहाँ पे अगर हम स्टॉक देखते हैं तो स्पेसिफिकली वो मुझे काफी एक अट्रैक्टिव लेवल पे लगता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो एस्ट्रल में नीचे की तरफ में 870 का जो बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, जो हमने देखा है करीब यहाँ पे 10 कैंडल्स की फॉर्मेशन थी, जो अच्छा खासा एक बेस फॉर्मेशन बना है, उसको हमने रीटेस्ट भी करा है। उसके बाद स्टॉक करंटली जो ट्रेड कर रहा है तो अपनी 250 पीरियड की एवरेजेस के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन में इसकी क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जबकि 15 मिनट बचे हैं, तो इसके अंदर अगर हम मूव कर रहे हैं तो कल के लिए हम फॉलो अप के लिए इसको रखेंगे 216 से 215 से 16 के लेवल के ऊपर। अगर ये कल के सेशन में हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर एक बाय कर सकते हैं, पोजिशनल बेट भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म बेट भी दे सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट जो है वो 2150 तक एक्सटेंड हो रहे हैं और पोजिशनली इसका जो वीकली चार्ट हमें सजेस्ट करता है तो 2310 तक के टारगेट्स भी एक्सटेंड हो सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, नीचे 1870 का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है, तो 1870 को यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। कमाल की स्टोरी एस्ट्रल की। मैं अपने सारे व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगा कि एस्ट्रल के प्रमोटर की स्टोरी जो है वो एक बार देखनी चाहिए। जो इनके प्रमोटर है, अभी 7-8-10 साल पहले तक जब हम यहाँ पे 89 में थे, छोटी सी कंपनी थी, 200-400-500 करोड़ की या 1000 करोड़ की, व्हाटएवर। क्या अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें आप, इतना बड़ा पैसा बनाया है इस कंपनी ने PVC पाइप के स्पेस में, और इतना हार्डवर्क किया है इन्होंने, बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर है, और अब दूसरी तरफ काफी नए बिजनेस की तरफ जा रहा है। तो ये हाई क्वालिटी कंपनी है। So 40x राउंड अबाउट हो गई कंपनी। ये एक्चुअली नीचे से देखेंगे तो 100x है। ये 100 बैगर वाला स्टॉक है। ये इंसेप्शन से अगर हाँ, बहुत बड़ी स्टोरी है ये अपने आप में। एक और कंपनी पे मैं व्यू लेना चाहूंगा राजेश से। इसमें ट्रेड बन रहा है,
810 के आसपास काफी अच्छे पोजीशन लैंड हो रही है भारती में। 862 के आसपास का टॉप बना के स्टॉक 15-20 दिन में नीचे सरक के आ गया 800 के आसपास, वहां सपोर्ट लिया। क्या ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है? देखिए आज सुबह भी हमने इससे बात की थी और हमारे पैनलिस्ट थे, मुझे याद नहीं आ रहा किसने बताया था, 810 के आसपास आज सुबह शायद चंदन से बात, शायद चंदन ने, हाँ चंदन तापड़िया ने। इसके अंदर आज दिन भर में आपको 10 रुपए मिल गए। 805 का लो बना के इस समय 818-20 पे है। क्या लगता है इस पे ये 862-68 के लेवल पे वापस जा सकता है क्या राजेश? ये लेना चाहिए इस भाव पे? तो अजय जी देखिए, तो काफी समय से स्टॉक में हमने देखा है कि 840-850 की रेंज पे जाके स्टॉक अटकता है और वहां से करेक्शन यहाँ पे जरूर बनता है, लेकिन स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लो बीटा कैटेगरी में अभी ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखता है। हमें लगता है कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन छोड़ा म्यूटेड ही है काफी समय से, लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जरूर बनी क्योंकि स्टॉक ने एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे पिछले कुछ महीनों में ऑलरेडी बनाए हुए और उसके ऊपर ही कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी बने हुए और इंटेक्ट है, तो ये स्टॉक सूनर और लेटर जरूर एक अच्छा मूव यहाँ पे बनाते हुए दिखेगा। हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के टारगेट तो इसमें 950,000 तक के एक्सपेक्ट करें, बट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि छोटी मोटी डिप में इसको ऐड ही करना चाहिए। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है इसके करीब वो 775 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस है, वो लेवल जब तक होल्ड है हमें लगता है छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड करें। अपसाइड में 840 पहला टारगेट है, वो लेवल निकलने के बाद स्टॉक में 900 प्लस तक के टारगेट भी बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे। बट अभी लगता है हमें लगता है कि स्लो मूवर रहेगा, 840 तक इसकी चाल थोड़ी स्लो रहेगी। 840 के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही देखने को मिल सकती है। चलिए, टेलीकॉम प्लेस में भारती एयरटेल में कह सकते हैं कि मजबूती डेवलप भी हो रही है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है टेलीकॉम प्लेस में पर्टिकुलरली भारती एयरटेल पर कुछ रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई हैं। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर एक बार फोकस करते हैं, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को तेल बिक्री से जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने ऑयल मिनिस्ट्री से गुहार लगाई है। एलपीजी बिक्री में नुकसान की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ मिलने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल डीजल बिक्री के घाटे की भरपाई के लिए करीब 50 से 55,000 करोड़ की मांग की है। क्या है ये खबर, क्या मांग की गई है और कहां तक ये पूरी की पूरी बात पहुंचती हुई दिखी है, इसकी डिटेल्स जानते हैं। सारी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होने वाली है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की राहत के लिए वित्त मंत्रालय से करीब 50 से 55,000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो कॉम्पनसेशन की राशि जिसकी मांग की गई है वो दरअसल इसलिए है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं मार्केट रेट से नीचे पेट्रोल एंड डीजल की बिक्री कर रही थी पिछले कुछ समय से, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी घाटा उठाना पड़ रहा है। जो उनकी अंडर रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह प्रस्ताव तैयार किया है और वित्त मंत्रालय को भेजा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय अभी इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है। सोर्स हमें यह भी बता रहे हैं कि पिछले 18 महीने के दौरान ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ा है उसके अगेंस्ट में जो घाटा हुआ है वो सिर्फ उसी अमाउंट को मुआवजे के तौर पे ये प्रस्ताव बनाकर वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, जो कि रकम 50 से 55,000 करोड़ रुपए के आसपास आती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल अंडर रिकवरी की बात करें पिछले 18 महीने में, तो ये करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जैसा कि ऑयल मिनिस्ट्री का असेसमेंट है। इसके अलावा अगर आप डीजल पर देखें तो अभी भी डीजल की बिक्री पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि 9 रुपए प्रति लीटर है। हालांकि पेट्रोल की बिक्री पर किसी भी तरह की अंडर रिकवरी इस वक्त नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने पहले ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 22,000 करोड़ रुपए की रकम जो है मुआवजे के तौर पर देने का फैसला कर लिया है, बल्कि कंपनियों को दे भी दिया गया है। और ये इसलिए दिया गया है कि एलपीजी की बिक्री के ऊपर जो उन्हें घाटा हो रहा था उसकी भरपाई के लिए सरकार ने ये रकम दी थी। अब उसी तर्ज पे एक नया प्रपोजल जो है ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा गया है।
बिल्कुल, इसी तर्ज पर प्रकाश, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ऑयल कंपनियों को जो नुकसान हुआ है उसमें 22,000 करोड़ का मुआवजा तो दे दिया गया है, लेकिन यहाँ और ज्यादा ये जो घाटा है या नुकसान है उसे ठीक करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से और मांग भी की जा रही है। करीब 50-55 हजार करोड़ तक की मांग की गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इस मांग पर इस वक्त विचार भी कर रही है। सारे अपडेट्स जहां जहां तक मिलेंगे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ध्वनि, एक बार आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आईओसी, बीपीसीएल स्टॉक में, इनफैक्ट आईओसी का स्टॉक कल ही हम देख रहे थे अच्छे अपमूव्स नजर आ रहे थे, आज भी हरे निशान में ट्रेड करता हुआ। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर डेवलप हो रही है। यहाँ पे आईओसी और बीपीसीएल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आईओसी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा है शॉर्ट टर्म पे। और अगर हम देख रहे हैं तो आईओसी का यहाँ पे अभी करंट डे का प्राइस है वो प्रीवियस स्विंग हाइस के पास है, तो करंट लेवल से आईओसी में कन्विक्शन ज्यादा बन रहा है और उसके अंदर एक बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। इससे हम बाय कर सकते हैं। 7860 का रेट चल रहा है। नीचे की तरफ जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना रहेगा तो आप 77.40 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। बीटीएसटी ट्रेड की तरफ भी इसको यहाँ पे ट्रीट करा जा सकता है, जिसमें 81.55 तक के लेवल्स कल की सेशन में हमें देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद ये मूव अगर फर्दर एक्सटेंड होती है तो आप 85 तक के लेवल्स भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बात कर भी रहे हैं लगातार। आज सुबह भी हम ओपनिंग शो में डिस्कस कर रहे थे और इनफैक्ट इस पर एक व्यू बन रहा है पिछले 2 दिन से एक्सपर्ट्स का कि अब आपको ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स की तरफ देखना चाहिए। और देखिए खबरें भी आने लगी हैं, तो यानी चार्ट पर स्ट्रेंथ भी आपको दिख रही है। लेकिन इस बीच आज कहां पर खबर गर्म है डीलिंग रूम में और किस तरह की स्ट्रीट पर खपशप है, आइए एक बार वो डिम्पी से समझ लेते हैं। डिम्पी कुछ खास खबरें लेकर आए हमारे लिए, बताएं डिम्पी कहां खबर गर्म है। देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और ठीक बजट से पहले शेयर काफ़ी चले हुए भी हैं। अब ब्रोकर्स और एचएनआई दोनों, यानी कि रिटेल सेगमेंट और एचएनआई की तरफ से थोड़े सेल के फिगर देखने को मिल रहे हैं। आज आप देखिए फैक्ट करीब लोअर सर्किट पे चला गया और इससे जुड़ी हुई और कुछ फर्टिलाइजर कंपनियां जो इसकी पीयर्स हैं सब में मुनाफा वसूली हो रही है। एक्चुअली एक डेडिकेटेड बजट जो बजट के आसपास के शेयर्स में लगाया जाता है उसमें अब फर्टिलाइजर से वो पैसा निकल के रेलवे काउंटर्स में लगा रहे हैं, क्योंकि जिस ब्रोकर से हमने जानकारी निकाली है वो ज़्यादातर क्लाइंट्स के जो फंड्स को इधर से उधर डाइवर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अब रेलवे काउंटर्स की तरफ काफ़ी बड़ी पोजीशंस को बना भी रहे हैं और पहले भी बना चुके हैं। आप देखेंगे भी रेलवे काउंटर के अंदर आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, आईआरएफसी ऐसे कुछ एक शेयर्स और भी चले हैं। तो एक शिफ्ट ऑफ स्टांस है जो बजट टू बजट वाले सेगमेंट में हो रहा है। फर्टिलाइजर से पैसा निकल के रेलवे काउंटर्स की तरफ जा रहा है। दूसरा एक स्टॉक स्पेसिफिक खबर ये है, वो है हिकल्स पे। ये एक्चुअली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसके अंदर आपको हमने पहले भी बताया था कि इसके अंदर ब्रोकर्स काफ़ी एक्टिव हैं खरीदारी के लिए। एक्चुअली प्रमोटर्स ने कुछ दिन पहले इसके अंदर एक अपने शेयर्स को बायबैक किया था, उसके बाद से ये सबकी नज़रों में आ गया और उसके बाद से ये शेयर लगातार चला भी है। आज भी 3-3.5% ऊपर है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पिछले एक ही हफ्ते के अंदर 10% से ज़्यादा ये शेयर चल चुका है। अब खबर इसके अंदर ये है कि एक नए ब्रेकआउट के लिए शेयर तैयार हो गया है। साथ ही साथ इसके अंदर आज वॉल्यूम देखने लायक है। इसका एवरेज वॉल्यूम रहता है करीब 15 लाख का, लेकिन आज 40 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम है और नए प्राइस के साथ इसका ब्रेकआउट है। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रमोटर्स के पास कोई भी शेयर प्लेज नहीं पड़ा है और आगे चल के इनके मार्जिन सुधरे हैं। जब हमने इसके बारे में और थोड़ी सी रिसर्च की तो हमको ये भी पता लगा कि इनका वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वार्टर ये जो गया है उसको भी बीट कर देगा आने वाला क्वार्टर। तो आने वाले फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ भी अच्छी है, ब्रोकर्स की तरफ से बाइंग है, ब्रेकआउट है, वॉल्यूम 3 गुना है एवरेज से। तो ये दो ऐसे शेयर्स हमको मिले कि फर्टिलाइजर से धीरे धीरे प्रॉफिट बुक हो रही है और हिकल जैसा शेयर्स अब खरीदा जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग, शुक्रिया डिम्पी ये खबरें बताने के लिए। इनफैक्ट फैक्ट पूरे स्पेस में आप तेजी देखें, लेकिन फैक्ट ने तो एक्सेप्शनल गेन्स दिए हैं पीछे के। अगर आप 2 महीने और 3 महीने के चार्ट फैक्ट के देखें तो वहां से थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एचएनआईज अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और रेलवे स्टॉक्स में तेजी है, हिकल जैसे स्टॉक्स में तेजी है। इन स्पेसेस पर ठीक है नजर हम जरूर रखेंगे। हिकल को हमने क्या थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया, लेकिन वेरी क्विकली बीटीएसटी आइडियाज ले लेते हैं। राजेश, कहां पर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे या फिर कोई नए ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कैरी फॉरवर्ड है? तो हमें लगता है यहाँ पे GIC-RE ये स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो ये स्टॉक हमें लगता है BTST के लिए एक अच्छा बेट रहेगा और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम टारगेट आना चाहिए। GIC-RE में करीब 210-215 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब 195 के आसपास होगा। दूसरा स्टॉक हमें बैंकिंग से अट्रैक्टिव लग रहा है, उसमें RBL बैंक पे हमारी नजर है।
स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड बना हुआ है और जिस तरीके से स्टॉक अब 180 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, ये नेक्स्ट टारगेट इसका 195-200 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो आरबीएल बैंक बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस होगा करीब 181 के आसपास। ये बीटीएसटी ट्रेड्स बनी, आपके बीटीएसटी ट्रेड्स आज के लिए क्या होंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो स्टॉक्स डिस्कस करे उन्हें हम कैरी कर रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ पिछले 1 घंटे में मुझे देखने को मिला है कि सीमेंट सेक्टर में श्री सीमेंट है, रैमको सीमेंट्स है और अंबुजा सीमेंट्स, तीनों में ही एक बहुत ही अच्छी अपसाइड देखने को मिली है। वॉल्यूम्स का भी यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो हमें अच्छे से देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मेरा यहाँ पे जो कन्विक्शन बनता है तो अंबुजा सीमेंट्स में बन रहा है। अंबुजा सीमेंट्स करंट लेवल से एक बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। इसको हम कैरी फॉरवर्ड ट्रेड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें इसका टारगेट जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से भी आप इसको ले सकते हो। 550 तक का एक्सटेंड हो सकता है। नीचे जो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो 522 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। उसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट्स है जिसका चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी एक अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल्स पे भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने आज एक 5% की अपमूव दी है। दिस शुड कंटिन्यू टुमारो एज वेल। इसका जो मोमेंटम है वो कल के लिए भी बना रहेगा। करंट लेवल से इसके अंदर बाय की रिकमेंडेशन बनती है। ऊपर की तरफ के जो टारगेट्स बन रहे हैं वो 785 तक एक्सटेंड हो सकते हैं और नीचे जो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा तो 733 करंट। तो ये अब बीटीएसटी ट्रेड्स फनी की तरफ से। राजेश जी, एक बार अडानी ट्रांस पर आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि अडानी ग्रुप स्टॉक्स में एक्शन है और इनमें अडानी ट्रांस का स्टॉक पिछले कुछ दिनों से अब चल रहा है। तो अडानी ट्रांस में देखिए तो स्टॉक अभी 2570 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जो इमीडिएट हर्डल है वो करीब बना हुआ है 2630 2660 के आसपास। तो वहां तक हमें लगता है मोमेंटम आते हुए दिख सकता है, बट अभी मेजर ब्रेकआउट जो होंगे उसको 2660 के ऊपर होंगे। वो लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 2750 2800 तक भी आते हुए दिख सकता है। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए एक डिफाइंड स्टॉप लॉस है जो कि चार्ट पे दिखता है ऑलरेडी। वो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है 2530 के आसपास। वो लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रखे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये लेवल नहीं टूटते नीचे में तो इसमें नेक्स्ट टारगेट 2660 तक बनेगा। वो ब्रेकआउट पे एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए। हमें लगता है वहां से ब्रेकआउट बनता है अगर तो वो बड़ा ब्रेकआउट होगा और 2750 2800 तक की जगह भी वहां पे फिर ओपन होते हुए दिखेगी। तो ये तो अदानी ट्रांसमिशन पर एक व्यू रहा। हम आज सारे जब इंश्योरेंस काउंटर्स को देख रहे हैं, आईटी काउंटर, इनफैक्ट क्योंकि आप देखें तो यूएस मार्केट्स डाउ फ्यूचर्स इस वक्त तेज है, नास्डैक फ्यूचर्स आपको 1% ज्यादा तेज लग रहे हैं। तो आज ये जितने भी आईटी काउंटर्स हैं, राजेश का इन्हें कैरी फॉरवर्ड ट्रेड किया जा सकता है या फिर यहाँ से बीटीएसटी सौदे क्या आप आईटी से देंगे? टीसीएस भी अच्छा चल रहा है, इन्फोसिस, विप्रो, इनफैक्ट ये स्टॉक्स तो इन लार्ज कैप स्टॉक्स भी रडार पर आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स के। कॉन्सिडरिंग शायद आज नास्डैक का पहला दिन होगा साल का ट्रेड करने के लिए, वहां शायद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स चलते हुए दिखे। जी प्रियंका जी, तो आईटी में देखें तो मिड कैप आईटी तो एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं आज के सेशन में, और लार्ज कैप आईटी में भी थोड़ा यहाँ पे देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना है। तो हमें लगता है कि कैरी किया जा सकता है, लेकिन हमारी चॉइस अभी भी यहाँ पे मिड कैप आईटी होगी। कोफोर्ज हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, प्राइस एक्शन काफी इंकरेजिंग है, स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कोफोर्ज हम यहाँ पे सलाह देंगे, कैरी किया जा सकता है। अपसाइड में हमें लग रहा है 4100 तक की अब जगह यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। स्टॉक में यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब वो होगा 3990 के आसपास। और यहाँ पे अगर हम देखें लार्ज के स्टॉक्स में तो टीसीएस को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। वो स्टॉक में एक रेंज का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक आज 20-50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज करते हुए दिख रहा है। तो टीसीएस हमें लगता है कि एक स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर सकता है। 3360 तक की जगह हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 3280 के आसपास। ठीक है, सो निफ्टी में फिलहाल आप बढ़ने वाले कुछ काउंटर्स भी देख रहे हैं। ये आपको व्यू एक राजेश अपना आईटी पैक पर बता रहे थे, लेकिन जाते जाते जिस तरह की तेजी हमें इंश्योरेंस काउंटर्स, आईटी स्टॉक्स में दिख रही है, जाहिर तौर पर आज बीटीएसटी सौदे यहां से देखने लेने वाले बन सकते हैं। और साथ ही पावर फाइनेंस काउंटर्स, पावर ट्रांसमिशन काउंटर्स, इनमें भी अच्छी खासी तेजी है। आज दिन भर कैसा एक्शन रहा, एक बार मानसी से आइए समझ लेते हैं। बिल्कुल, तो बाजार दिन भर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो लगातार दिखाता रहा। बीच में ड्यूरिंग मिड मार्केट हमने एक सिचुएशन वैसे भी देखी जहां पर बाजार में एक सडन डाउनफॉल नजर आया, लेकिन उसके बाद बाजार ने अपने आप को काफी अच्छे तरीके से संभाला और हमने देखा कि मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप स्पेस हो, और खासतौर से बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में 43,450 के इर्द गिर्द ट्रेड्स भी नजर आए। अब आइए क्विकली निफ्टी के गेनर्स यानी कि कौन से स्टॉक्स थे जो कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे इस तेजी के पीछे, उस पर नजर डालते हैं। एक्सिस बैंक, टीसीएस,
TCS, HDFC ट्विंस और HDFC लाइफ। देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्लेज में अच्छी खासी मजबूती के साथ हमने ट्रेड्स देखे और साथ ही यहाँ पर TCS जैसे स्टॉक्स भी थे जहाँ पर अच्छा एक्शन। नतीजों से ठीक पहले IT स्पेस है जो कि इस वक्त रेडार पर आ रहा है और यहाँ पर लगातार एक्शन बिल्डअप होता हुआ आप देख रहे हैं। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आते हुए। गेनिंग मोमेंटम के सामने गिरावट कहाँ पर हावी हो रही थी? आज रिलायंस के काउंटर ने बाजार को नहीं संभाला। बिकवाली का दबाव रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिखा। वहीं इन्फोसिस, ITC, M&M और HUL जैसे प्लेस भी थे जहां पर बिकवाली का दबाव लाल निशान के साथ आज के सत्र में गिरावट जो है हावी होती हुई दिखी। मिड कैप में कई सारे स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा बैंकिंग स्पेस इन पर्टिकुलर, क्योंकि ऑपरेशनल अपडेट बैंकिंग सेक्टर के आते हुए दिखे और उसके बाद मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। साउथ इंडियन बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे मिड कैप बेस्ड बैंक्स थे जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे, क्योंकि लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ जो कि इनके ऑपरेशनल अपडेट्स थे उनमें काफी मजबूत आते हुए दिखे। इंश्योरेंस प्लेज में HDFC लाइफ के साथ साथ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक भी आज चल गया। वहीं ICICI लोम्बार्ड और ICICI प्रूडेंशियल में भी अच्छी खासी मजबूती के बीच ही ट्रेड्स हमने देखे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में कुछ देर पहले ही हमने आपको एक खबर बताई कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जितनी सेल्स में नुकसान होते हुए दिखे उनके नुकसान के सामने ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से भरपाई की जा रही है। कुछ अमाउंट दे दिया गया है और कुछ अमाउंट जो उसकी मांग अब भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कर रही हैं, लेकिन जो ताजा भरपाई की खबरें आई उससे ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स जैसे कि IOC, BPCL, HPCL भी चल गए। तो इन स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन था। अंत में फार्मा और हेल्थ केयर जैसे कि हाइकर, मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक्स, वोकहार्ट फार्मा, डॉक्टर लाल पैथ लैब में अच्छा एक्शन हमने देखा। ऑल इन ऑल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थे। कई सारे स्टॉक्स थे जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। इंडेक्स ने एक समय गिरावट झेली, लेकिन उसके ठीक बाद इंडेक्स ने भी अपने आप को संभाला और फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके टीवी स्क्रीन पर 61,300 के बिल्कुल नजदीक। सेंसेक्स में करीब 126 अंकों की मजबूती, निफ्टी में अच्छा 200 के पार, हल्की सी सही लेकिन तेजी, और बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस आज दिन भर जारी रही। और बैंक निफ्टी के मूवमेंट अगर देखें आज दिन भर अच्छा एक्शन। एडवांसेस 1192 के सामने में 1883 डिक्लाइन। तो क्लियरली बाजार का अंडरटोन आज भी बुलिश रहा। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन 2023 का जहां पर एक्शन दिखा। राजेश जी, ध्वनि आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।